जी बच्चों, अपना प्यारा सा स्टैंडर्ड इम्पेयरमेंट, वो स्टूडेंट्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से पढ़ चुके हुए हैं, पिछली अटैम्प्ट में पढ़े हैं, जिन्होंने कहीं पे इधर उधर से लेक्चर्स पुराने लिए हुए हैं या कोई फेल होने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर इस स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करें, इसमें चेंजेस हैं। और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी फोकस करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुरानी चीज़ पढ़ाई गई है या नई चीज़ पढ़ाई गई है। आइए 36, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है जी? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसमें से फाइनेंस कॉस्ट लेस कर देते हैं, इनकम टैक्स सच एज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लेस कर देते हैं, लीगल कॉस्ट वगैरह शामिल होती है। ठीक है जी। वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ होती है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज़ ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट लॉस आपका आता है तब जब आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से, और रिकवरेबल अमाउंट आपकी होती है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये जो हमने पहले बात की है। आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग लगाते हैं तब जब आपके कोई इंडिकेटर्स होते हैं और हर साल के एंड पर लगाते हैं। अगर इंडिकेटर्स हों तो, इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट्स हो तो। एक्सेप्शन टू द इंडिकेटर्स भी है, पहले नहीं हुआ करता था कि ये वाली बातें हम देखें या पढ़ें। कुछ ऐसे एसेट जिनके ऊपर इंडिकेटर्स हों या ना हो, आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है। क्या करना है? टेस्ट लगाना ही लगाना है। तमाम एसेट्स के ऊपर इंडिकेटर्स होंगे तो टेस्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ये वाली एक्सेप्शन है कि इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी लाइफ इंडेफिनेट हो। आपने सिर्फ नाम याद करने हैं, बल्कि नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड है हमारे पास, आप देख लेंगे वहां से। नॉट अवेलेबल फॉर यूज हो और गुडविल हो, इनके ऊपर इंडिकेटर्स ना भी हो तो भी आपको क्या करना है? टेस्ट लगाना है। इंडिकेटर्स क्या हैं? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी होंगे, कुछ इंटरनल भी होंगे। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट, मार्केट, लीगल, इकोनॉमिक का कोई मसला, इंटरेस्ट रेट आपके हाई हो गए जिसकी वजह से कैरिंग अमाउंट आपकी बढ़ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? आपके मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो पड़े हुए हैं उनकी जो वैल्यू है उनके हिसाब से नेट एसेट की वर्थ क्या है, और आपके एसेट माइनस लायबिलिटीज करके आपके नेट एसेट की वर्थ क्या बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो उस दोनों को कंपेयर करके भी अगर आपको एक इशारा मिल रहा है कि मार्केट की वैल्यू डंप हुई है और आपकी किताबों में वैल्यू ज़्यादा है, इट इज़ एन इंडिकेटर कि आपके एसेट वीक हो गए हैं। लिहाजा अपने एसेट्स के ऊपर क्या लगा लो? टेस्ट लगा लो। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मालूम की जाती है? अगर वैल्यू इन यूज या फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो आपको एस्टीमेट दूसरी अमाउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन आपने कैरिंग अमाउंट मालूम की, कैरिंग अमाउंट थी 300, आपने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैं मालूम करता हूं और ये आ गई 320। अब वैल्यू इन यूज मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। या अगर आसान अंदाज में वैल्यू इन यूज दी हुई है और आपने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रही है, वो 320 आ गई, तो फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्यों बेटा जी? क्यों नहीं करने की जरूरत है? दूसरी चीज मालूम, भाई कैरिंग अमाउंट 300 है, ये है ही इससे कम नहीं। ये टेस्टिंग लगाई ना, आपकी कैलकुलेशन की बात हो रही है कि मजीद आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मीन्स मैं यहां पर आगे वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करूं या ना करूं, ये क्वेश्चन है। अगर ये 320 आई है, वैल्यू इन यूज इससे कम है, तो ये 320 फाइनल होगी। कैरिंग अमाउंट कम है
रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट होनी नहीं। ठीक, अगर ये 320 300 से कम आती तो फिर चांसेस है कि इम्पेयरमेंट होनी है, फिर दूसरी चीज़ को भी कैलकुलेशन करना पड़नी है। अगर है यही ज़्यादा, वैल्यू इन यूज़ 400 आ जाती है तो भी इससे ज़्यादा हायर ही होगी, कम आती है तो ये वैसे ही जीत जानी है, हायर लेना है दोनों में से। तो ऑटोमेटिकली आप कंपेयर कर रहे होंगे। अगर ऐसा काम हो तो आपको दूसरी चीज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अन्यवा काम नहीं करना। इस तरह की चीज़ आराम से MCQs के अंदर आ सकती है। अगर आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करेंगे? वैल्यू इन यूज वुड बी योर रिकवरेबल अमाउंट। वजह यह है कि जो फेयर वैल्यू है वो बाहर की दुनिया से हासिल करनी है और वैल्यू इन यूज खुद बनानी है, खुद एस्टीमेट करनी है। तो अगर आपके पास फेयर वैल्यू नहीं भी है, बाहर से नहीं भी रेट लग सकता, नहीं भी पता चल सकता, तो वैल्यू इन यूज फिर भी बन सकती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? कोटेड प्राइस होती है एक्टिव मार्केट से ऑफ आइडेंटिकल आइटम माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज है। फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? इनफ्लो देखने आपने कि यूज की वजह से क्या इनफ्लो आ रहे हैं, उसकी वजह से आउटफ्लोज क्या हो रहे हैं, और इनफ्लो डिस्पोजल की वजह से क्या है। तीन चीजें हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज में से कौन कौन सी चीज नहीं लेनी है आपको फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेनी, आपको इनकम टैक्स नहीं लेना, आपको डिस्काउंट रेट्स नहीं लेने, और सॉरी ये तीन चीज़ें नहीं लेनी। बाकी की डिटेल स्टैंडर्ड से डाल के देखेंगे। डिस्काउंट रेट आपको प्री टैक्स डिस्काउंट रेट लेना होता है। प्री टैक्स डिस्काउंट रेट क्या होता है कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी लेस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्री टैक्स में अगर ये मेरे पास 130 आया है और टैक्स रेट 30% है तो ये 39 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 91। ठीक, अब अगर आपको कहा जाए कि ये 100% है, ये 30% है, तो ये क्या है? 70%। तो इन रेट्स के अंदर अगर आपको एक टैक्स का रेट दिया जाता है, डिस्काउंट रेट दिया जाता है, वो कहा जाता है कि जी आफ्टर टैक्स रेट है आपका 9% और टैक्स का रेट है 30%। इसका मतलब है ये 9% 70% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यू हैव टू वर्क बैक। आप यहाँ पर जाएंगे 90 डिवाइडेड बाय 0.7 करेंगे और एक आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 0.7। आंसर दें जी, 9 डिवाइडेड बाय 0.7 12.86%। असल में ये वाला फिर रेट यूज़ होना है। अब ये तो तरीकाकार दूसरा आ गया। असल में आप एक फार्मूला यूज़ कर लें, आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर। ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है। आपको बिफोर डिक्रीज का रेट चाहिए, आपके पास आफ्टर डिक्रीज का रेट मौजूद है, टैक्स का रेट है 0.3, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? बिफोर डिक्रीज के ऊपर पहुँच जाएंगे 9% डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3%। तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? बिफोर डिक्रीज के रेट पर पहुँच जाएंगे, प्री टैक्स रेट। अच्छा जी, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस आता है कैरिंग अमाउंट आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन डिक्रीज फॉर, अच्छा ठीक हो गया। आप इसकी एंट्री जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं कॉस्ट मॉडल में। आपकी एंट्री हो जाती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट
और एसेट क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन मॉडल में आप पहले सबसे पहले क्या हिट करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस को हिट करते हैं, क्योंकि कोई पुराना सरप्लस तो नहीं है, फिर बच जाए तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करते हैं और फिर एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो ये वाली बात की है रीवैल्यूएशन डिक्रीज की। रिवर्सल, रीवैल्यूएशन इंक्रीज होती है फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल, और अगर सादा हो तो भी हम देखेंगे रिवर्सल इज अलाउड नॉट एक्सीड कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज। अब आते हैं, बात करते हैं देयर आर जर्नल एंट्रीज ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। बेटा जी जर्नल एंट्री क्या पढ़ी हुई है आपने? हाँ जी, इम्पेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, वेल डन। और जी बेटा आपने देख लेना, मैंने एसेट लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जी एसेट ही होता है क्रेडिट। क्यों बेटा जी? जनरल एंट्री, हाँ कॉस्ट मॉडल। क्या सर यही है या कोई और भी है? और क्या है? सही बता रहा है, सही बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट। वेल डन। देयर आर नाउ टू मेथड्स आर अलाउड। पुराने ज़माने में एक मेथड ही चलता था, मेथड 1 ये चला करता था, आपका नॉन रीवैल्यूड एसेट यानी कि जो रीवैल्यू नहीं हुआ हुआ, उसकी एंट्री होती थी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, बस ये होती थी, रूटीन में ये पढ़ते थे। अब एक अल्टरनेट मेथड दिया गया, मेथड नंबर 2, जिसके अंदर कहा गया कि आप एलिमिनेट कर दें पहले नंबर पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रिवैल्यूएशन मॉडल में करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है जी रिवैल्यूएशन मॉडल में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं आप? एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़त्म हो गई, सफास्ती से मिट गई। उसके बाद आप अगर रिवैल्यूएशन लॉस आता था तो क्या एंट्री पास करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब वैसे ही काम करना है, आपने डाउन करना है एसेट को, अब एसेट क्रेडिट करेंगे। आपकी अब अल्टरनेट एंट्री हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट पहले नंबर पर एलिमिनेट हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर आप एंट्री पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। ये है एलिमिनेशन मेथड, आप कह सकते हैं एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि एंट्रीज पास करो यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या किसी तरह से नरेशन में लिख दिया हो कि हम जब अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं ना तो एलिमिनेट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो ये वाला मेथड फॉलो होगा। अगर लिखा हो कि सेपरेट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट बनता है, क्या अकाउंट बनता है? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट बनता है, बीइंग प्रिपेयर्ड, तो फिर इशारा होगा कि आपने यही वाला मेथड फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो चॉइस इज योर्स। इस एंट्री के आने के बाद ना आई डू लाइक दिस मेथड, आई डू लव दिस मेथड, यू कैन से। रीजन, हर जगह पे एक ही तरह की एंट्री, आंखें बंद करके क्या करो, रिवैल्यूएशन हो, आपकी रिवैल्यूएशन ना हो, आपका क्या नाम है एसेट किस में मौजूद हो, रिवैल्यूड एसेट हो या नॉन रिवैल्यूड एसेट हो, सब जगह पे एक ही एंट्री।
तो दैट्स वाई आई डू लव दिस मेथड नाउ। मैं प्रेफर करूंगा कि क्या किया जाए, ये वाला काम किया जाए, क्योंकि ये आसान है, एक ही एंट्री हर जगह पे सर, सेम एंट्री। सब्सिक्वेंट ईयर में जो आपने किया है वो भी ऐसे करेंगे? ये सब्सिक्वेंट ईयर नहीं है बेटा जी, पुत्र जी, सब्सिक्वेंट ईयर नहीं है। दूसरे नीचे रीवैल्यूड एसेट की कहानी है। अगर रीवैल्यूड एसेट हुआ करता था तो आप एंट्री पास करते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल होता था, बाकी का बैलेंस आप इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट कर देते थे और एक स्पेशल काम करते थे, क्रेडिट एसेट करने की बजाय एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करते थे, बिन कॉम्प्लिकेटेड काम करते थे। ठीक, नेट ऑफ करना है, एलिमिनेट करना है, Skoon.com सबसे पहले क्या करो, एलिमिनेट कर दो, कहानी खत्म, एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट गायब। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस जितना जाना चाहिए रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दो, इंपेयरमेंट लॉस है इंपेयरमेंट लॉस लिख दो और एसेट को क्रेडिट कर दो, आसान काम। ठीक, तो ये वाली चीज आपकी ऑटम 23 की अटेम्प्ट से ऑनवर्ड ये वाली चीज अवेलेबल है। स्प्रिंग 23 तक ये चीज अवेलेबल नहीं थी, तब तक ये वाली एक ही मेथड हम फॉलो करते थे। और स्टडी टेक्स्ट में अगर एक चीज आ गई है तो फिर तो आ गई ना, मैंने कोई अपने आप से तो नहीं जनरेट कर ली, या मुझे कोई शौक तो नहीं है कि जी मैं स्टूडेंट को दो मेथड पढ़ाऊं, मजबूरी है। एक एग्जामिनर ने कह दिया है तो मजबूरी है भाई, पढ़ाना पड़ना है। अब बात करते हैं हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। आ जाते हैं, फिर टाइम बहुत लग जाना है, गेट दैट। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, टेंशन नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूम होता चला जाएगा। समझ लग गई है ना, समझ लग गई है, दैट्स ओके। रिवर्सल का मेथड, जब हम रिवर्सल करते थे, रिवर्सल भी आए हुए स्प्रिंग 23 या उससे एक अटेम्प्ट पहले ऑटम 22 में गालिबन फर्स्ट टाइम रिवर्सल शायद आई थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी स्प्रिंग 22 से हो, मुझे सही याद नहीं है, आई थिंक सो ऑटम 22 से था। रिवर्सल हमने करनी है क्या, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस मींस पहले एसेट की वैल्यू डाउन गई है, एसेट कॉस्ट मॉडल पर ही है, वैल्यू अप हो गई, तो अब इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल करनी है। रिवैल्यूएशन मॉडल है, एसेट की वैल्यू डाउन गई है लेकिन हमारा कोई वो मसला नहीं था कि हमने रीवैल्यू नहीं करवाया था, रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी, क्या हुई थी, जस्ट टेस्टिंग हुई थी और हमने उसकी बेसिस पर इंपेयरमेंट लॉस बुक की। अब क्या करनी है, अगले साल उसकी वैल्यू बढ़ गई, अगले साल उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो पुराना लॉस क्या करना है, रिवर्स करना है। अब यहां पर एंट्री हमारी होती थी, हम करते थे जनाब हमारे पास एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दो किसी भी नाम से। मैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कह देता हूं, एक क्रेडिट नेचर की बात हो जाएगी। डन, ये है नॉन रिवैल्यूड एसेट की कहानी, हम पास किया करते थे। अब क्या, दूसरा मेथड, एलिमिनेट करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी पड़ी हुई है, पिछली दफा भी खत्म हो गई थी, निल हो गई थी, अब सिर्फ 1 साल या 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, सारी को उठाओ, क्या करो, वंस अगेन खत्म कर दो, मोजे एक ही तरीका कार। रिवर्सल हुई है, अब एसेट बढ़ा है, एसेट को बढ़ा दो, एसेट डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑब्वियसली क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ लॉस को करोगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस खाली लिख सकते हो, तो ये कदरे क्या है, जिंदगी आसान करने वाला मेथड है। एलिमिनेट करो, खाली करो, एसेट बढ़ा है बढ़ा दो, एसेट डाउन हो रहा है डाउन कर दो,
दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो, किसके अंदर, जब एसेट किस पे हो, कॉस्ट मॉडल पर हो। ये कॉस्ट मॉडल है, नॉन रिवैल्यूएट मींस कॉस्ट मॉडल। अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे कहानी, हम ये किया करते थे, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करो, रिवर्सल ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा अलहदा क्रेडिट करो, मजीद ज़्यादा अगर एसेट, अगर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ख़त्म हो गया, सारे का सारा ख़त्म हो गया, फिर हम कहते थे बाकी का क्या कर दो, सरप्लस चार्ज कर दो, और फिर वो बाकी का सरप्लस चार्ज करने के लिए एसेट डेबिट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी अगर ख़त्म हो जाए, सारी ख़त्म की, और फिर बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह से ट्रीट करना होता था कि ये रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई है रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, तो फिर एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट भी साथ करना पड़ता था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़त्म हो गई। स्टार लगा के लिखते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। और यहां पे डबल स्टार है, ये डबल स्टार कहता है अमाउंट इन एक्सेस इफ एनी ऑफ अबव ओनली अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। ये सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल का खासा है कि ये इंक्रीज हो सकती है वैल्यू। तो ये एक स्टार है हमारा यहाँ पर, दूसरा स्टार है यहाँ पर, ये वाले स्टार की कहानी आ गई ये, और इस स्टार की कहानी आ गई ये। अब अगर वो मेथड 2 एलिमिनेशन मेथड skun.com, क्या जी, skun.com, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करो, ख़त्म करो, क्योंकि अब हमने इंपेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को दरमियान में बढ़ने ही नहीं देना, अकाउंट बनाना ही नहीं है, ख़त्म। डेबिट एसेट, रिवर्सल लॉस, जितना प्रॉफिट एंड लॉस है उतना क्रेडिट, जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है उतना क्रेडिट। यहाँ पर क्या है, हमारी मौजें हैं, यहाँ पे क्या है, हमारी मौजें हैं, हर लिहाज से मौज है। इसलिए इस मेथड से मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। दैट्स व्हाई से कि ये वाला मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को आता ही नहीं है। बच्चे तो इधर फिर रहे हैं, बच्चे कहाँ पे फिर रहे हैं, बच्चे तो इधर फिर रहे हैं, हमें बनाना यही है। लेकिन ये वाला मेथड क्या है, बहुत आसान। क्या हमें दोनों मेथड नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। क्या सकता है जनाब, जनरल एंट्रीज पास करो, आओ खेलो, रिवर्सल बनाए, ये वाली सिचुएशन बनाए और कहे अंडर बोथ मेथड करो, अंडर द 2 मेथड ऑप्शंस अवेलेबल अंडर IAS 36। चलो जी, बच्चों ने वहीं पे परेशान हो जाना है, 2 मेथड किड़े आ गए, तो काइंडली क्या करें, रिवीजन ले लें। अच्छा जी, अब आप आते हैं प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंग 2023 का। मार्क्स है हमारे 8 मार्क्स से ऊपर जा नहीं सकता स्टैंडर्ड एज पर करंट सिनेरियो। IAS 20, 23, 36 8 मार्क्स से ऊपर नहीं जा सकते। IAS 40, IAS 16 20 मार्क्स तक जा सकते हैं। 40 या 40 2-3 अटेम्प्ट्स पहले तक 40 भी 8 मार्क्स तक का था। अब IAS 40 कितने मार्क्स पर जा सकता है? अकेला 20 मार्क्स तक जा सकता है अकेला। मीन्स और कोई स्टैंडर्ड दरमियान में ना लेकर आओ, सिर्फ IAS 40 उठाओ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना दो। दैट इज पॉसिबल। जनाब IAS 36, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज हियर। क्या कहता है जी? कैलकुलेट दी कैरिंग वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और कैरिंग वैल्यू कौन सी होती है जी? CD। क्या होता है जी? CD। और अगर इंपेयरमेंट लॉस हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? CD रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएगा। क्या हो जाए? अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो कहां पे आ जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट पे CD आ जाएगा।
देखते हैं जी क्या कहता है। कहता है स्मेरियन लिमिटेड परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ 570 मिलियन। कब? 1 जुलाई 19 पर। हमारा साल कौन सा है? डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। आपको काम कौन कौन से साल का करना है? 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 होगा। ऐसे ही काम करना है जी। 21 और 20 अच्छा 22 नहीं, ऐसे नहीं करना। उसने कहा है हमें 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20, ऐसे काम होगा जी टाइमलाइन के मुताबिक, क्योंकि 22 और 20 21 का कहानी कही गई है हमें। कहता है जी अब डेट्स भी गौर से डेट्स देखनी होती हैं। 21 लेफ्ट साइड पर है, 22 राइट साइड पे है। बाजू का डाटा कैसे होता है? 22 पहले 21 बाद में, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो इट डिपेंड्स, डाटे को गौर से देखना जरूरी होता है। 1 जुलाई 19 मीन्स यहां कहीं पे पीछे, यहां पे 1 जुलाई 19 पर हमने परचेज किया प्लांट कितने का? 570 मिलियन का। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। गुड हो गया जी। ऑन 31 दिसंबर 21 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 4 ईयर। वाओ। रिजल्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 5% इन डेप्रीसिएशन रेट। चेंज इन एस्टीमेट हो गया। चेंज इन एस्टीमेट की डेट क्या दी हुई है? 31 दिसंबर 21। जब भी चेंज इन एस्टीमेट हो तो क्या करना होता है बेटा जी? कहां से अप्लाई करना होता है? From the date it was changed. मैं बोलता रहा हूं आपको जनाब, चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू से अप्लाई होता है। 2 अदद क्वेश्चन बड़े मशहूर से रिवैल्यूएशन के, पियानो लिमिटेड, टसूकी लिमिटेड मौजूद हैं। चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू से अप्लाई होता है। 10 दफा बोलो। Change in estimate साल के शुरू। ऊंची आवाज से बोलो ना। Change in estimate साल के शुरू। हाँ, तो 31 दिसंबर 21 का डेट का चेंज इन एस्टीमेट दिया हुआ, कब से अप्लाई होगा? 1 जनवरी 21 से। कहाँ से अप्लाई होना है? 1 जनवरी 21 से अप्लाई होना है। मीन्स 31 दिसंबर 20 के बाद 1 जनवरी 21। पूरे साल की डेप्रीसिएशन 21 की क्या होगी फिर? नए रेट पे। पहले किस रेट पे थे? 15। फिर कितने रेट पे हो जाएगा? 20 जमा 5 हो जाएगा। एसएल कैरिड आउट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 21 एंड आल्सो ऑन 31 दिसंबर 22 यूजिंग द फॉलोइंग एस्टीमेट्स। एनुअल इनफ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। गुड। Annual outflow for operations, annual interest on loan obtained for plant acquisition, net sale proceed at the end of useful life in current condition, additional sale proceed at the end of useful life of plant is modified at a cost of 50 million, current fair value less cost to sell, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। अब इनफ्लोज कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने? दिस इज अ प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग इशू। यू डू हैव अ स्टैंडर्ड विद यू। आप स्टैंडर्ड खोलें, कहें स्टैंडर्ड प्लीज हेल्प मी, आई एम वरीड अबाउट दी इधर जाना था। आई एम वरीड अबाउट व्हाट, कि कौन कौन सी चीज़ लूँ, कौन कौन सी चीज़ ना लूँ। ऐसे ही है ना जी, हम वरीड हैं। तो जनाब ये IS 36 जो है ना, बेचारा सा नन्ना मुन्ना सा स्टैंडर्ड,
टोटल 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 रफली जिसमें से हमारा बहुत सारा तो स्टैंडर्ड हमारे से रिलेट करता ही नहीं है, ये 10-12 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। कोई हाईलाइटिंग नज़र नहीं आ रही, जो हाईलाइटिंग है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर 1-2, और जो रेलेवेंट पैराज हैं वो हमारे तकरीबन जाते हैं कहाँ तक, 64 तक, सिर्फ 64 तक पैराज हैं, मींस कोई 8-10 पेजेस मैक्सिमम। कहता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, आइडेंटिफाइंग द एसेट, ये क्या चीज़ लिखी हुई है पैरा 12 में, Indication that asset may be एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और इंटरनल इंडिकेटर्स दिए हुए एक ही पैरा में, एक्सटर्नल इंटरनल, कोई थ्योरेटिकली लिखने के लिए दे देगा, सामने मौजूद है। मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट, हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, वैल्यू इन यूज़ की कहानी करनी है ना, कैश फ्लोज की कहानी। रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज़, फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स वैल्यू इन यूज़। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, कंपोजिशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेशन में क्या क्या कुछ शामिल होना चाहिए, क्या क्या चीज शामिल होनी चाहिए, 3 चीजें, कैश फ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोज नेसेसरीली इनकर टू जनरेट द कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज रिसीव्ड और पेड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ द एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये पेड क्यों आ रहा है, क्या डिस्पोजल के ऊपर कोई खर्चा भी करना पड़ेगा, उठाकर लेकर जाना होगा कहीं ना कहीं पर एसेट को, तो वो वाला खर्चा है, ठीक है जी। तो वो आउटफ्लो, नेट इनफ्लो लेना है यहां पर, ये इनफ्लो ये आउटफ्लो कंटिन्यू यूज की वजह से, और ये आपकी डिस्पोजल, ये आपने 3 चीजें लेनी है। आगे क्या चीज लिखी हुई है, बोल्ड सा करके मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज नहीं लेनी, कैश इनफ्लो फ्रॉम एसेट दैट जनरेट इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनफ्लोज फ्रॉम द एसेट अंडर रिव्यू, मींस किसी और एसेट के कैश फ्लो नहीं ले लेने। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एसेट सच एज रिसीवेबल अगर पहले से कोई रिकॉर्डेड है ना, तो उनके कैश फ्लो नहीं लेने, मींस पहले से एंट्री पास हो चुकी हुई है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो अब उससे रिलेटेड अगर कोई पैसे अगले साल में ही आने हैं ना, तो वो वाले कैश फ्लो नहीं लेने। इसी तरह से कोई पेएबल से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड कोई हो, प्रोविजन से रिलेटेड कोई हो जो इस साल में हो चुकी हुई है और अगले साल में उसके पैसे आएंगे, वो नहीं लेने। और कौन सी चीज नहीं लेनी, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड फॉर द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन लेनी है। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और आउटफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, नहीं लेनी। नॉट येट कमिटेड, इंप्रूविंग और एनहेंसमेंट नहीं लेनी। फिर आगे चलें, ये क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूड, क्या लिखा हुआ है जी, नॉट इंक्लूड। आप ना ऐसे लाइन मार लीजिएगा जिससे पता चले कि नोट छुपी है गया है। नॉट इंक्लूड, क्या चीज नहीं लेनी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्रॉस, इनकम टैक्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्रॉस, नहीं लेने। डिस्काउंट रेट लेना है, प्री टैक्स होगा, डिस्काउंट की आगे भी कहानी आ रही है। डिस्काउंट रेट शैल बी प्री टैक्स रेट, करंट मार्केट असेसमेंट पर। द डिस्काउंट रेट शैल बी प्री टैक्स रेट्स दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट्स।
ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट लेना है। कोई और एसेट्स की कहानी नहीं आनी। क्लास में बच्चों को मैंने दिखाया था, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू, 4 ऑप्शन थी बिल्कुल मिलती जुलती, और हमने ढूंढा था यार स्टैंडर्ड के बगैर हम क्या करेंगे, चारों एक जैसी लग रही हैं, जिसमें यहाँ पे वर्ड्स चेंज थे। एक में शायद पोस्ट टैक्स रेट आ रहा था, साथ करंट मार्केट असेसमेंट, टाइम वैल्यू मनी, रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट। एक के अंदर सारी चीज़ें सेम थी, प्री टैक्स रेट, रिस्क स्पेसिफिक का नहीं था, रिस्क ऑफ द एसेट्स इस तरीके से लिखा हुआ था। तो बिल्कुल मिलती जुलती स्टेटमेंट्स थी। जब तक आप स्टैंडर्ड सामने ना रखें, एग्जैक्टली चीज़ पता ना हो, तो आप सॉल्यूशन उसका अच्छे वाला सही टिक नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 2-3 चीज़ें मिल रही थी। तुक्का चल जाए तो अलग बात है, तुक्का चल जाए तो अलग बात है, या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हो तो अलग बात है। लें जी, तो हमने डिस्कशन किया है इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या कुछ आना चाहिए है, क्या क्या कुछ नहीं आना चाहिए। अब इस डिस्कशन की बेसिस पर क्या सेल ऑफ प्रोडक्ट लेनी है? जी बिल्कुल लेने हैं। आउटफ्लो फॉर ऑपरेशंस, जी लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी शामिल नहीं होनी। नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन करंट कंडीशन ले लेंगे, क्योंकि 3 चीज़ें लेनी थी, नेट सेल प्रोसीड्स भी लेनी थी, ये वो 3 चीज़ें पूरी हो गई। एडिशनल सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ प्लांट इज मॉडिफाइड नहीं लेना। करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का कंपैरिजन में ले लेंगे। अवेलेबल डिस्काउंट रेट, तो चीज़ें जो हैं 1-2 चीज़ें क्या करनी थी, इनफ्लो और आउटफ्लो से क्या करनी थी, आउट करनी थी। अब हमें निकालनी है कैरिंग अमाउंट। क्या करनी है? कैरिंग अमाउंट। एक तरीका कार है कि हम टेबल बनाएं इस तरह का, जैसे हम रिवैल्यूएशन का टेबल बनाते हैं। प्लांट का कॉलम, रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम खाली, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम, साथ में एक हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का कॉलम बनाना चाहें बना लें, नहीं बनाना चाहें तो भी गुजारा चलेगा। कैसे गुजारा चलेगा वो मैं बताऊंगा। एक तरीका कार क्या है, अगर 2 सालों का डाटा दिया हुआ है इंपेयरमेंट से रिलेटेड का, तो लाजमी तौर पे क्या करो, इस फॉर्मेट को फॉलो कर लो, क्योंकि रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर डाटा दिया हुआ है आपको सिंगल ईयर का, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आप कैरिंग अमाउंट लें, रिकवरेबल अमाउंट निकालें और कहानी खत्म कर दें। अच्छा जी, पहला 1 जुलाई 19 को आपने खरीदा, पहली डेप्रीसिएशन करेंगे 31 दिसंबर 19 पर, फिर 31 दिसंबर 20 पर करेंगे, फिर एस्टीमेट चेंज होगा, आपका रेट 15% से किस पर चला जाएगा, 20% पे चला जाएगा, और आप पहुंचेंगे 31 दिसंबर 21 पर कैरिंग वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट लॉस। और अगर मैं काम करूं तो मैं डायरेक्टली यहां पर जाऊंगा, मैं कहूंगा 570 है इंटू 1 माइनस रेट है 6/12 है, ये कौन सा साल पूरा हो गया, 19, 1 माइनस 0.15 ये कौन सा साल हो गया, 20, और 1 माइनस 0.20 ये कौन सा साल हो गया, 21। और आप डायरेक्टली जंप इन करेंगे कहां पर, 359 पर। अगर कोई स्टूडेंट सही तरीके से मेरे फार्मूलाज को फॉलो करता है तो इट्स ओनली अ टाइम सेविंग टेक्निक, क्योंकि मुझे चाहिए था 31 दिसंबर 21 पर पहुंचना, मुझे जनरल एंट्रीज नहीं कही हुई थी। अगर मुझे 2021 और 22 की जनरल एंट्री कही होती तो मैं जंप इन करके ये रेड वाला कलर यहाँ पे जंप इन करता, और फिर मैं अगले साल की डेप्रीसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करता, क्योंकि मुझे जनरल एंट्रीज बनानी थी। समझो, अगर आप ये वाली टेबल भी पूरी बना देते हैं तो भी क्वेश्चन तो चल पड़ेगा ना, तो कोई बहुत बड़ा मुजायका नहीं है, बस 3-4 मिनट इजाफी लगेंगे। क्या होगा, 3-4 मिनट इजाफी लगेंगे और कुछ भी नहीं होगा। क्या आप कैलकुलेशन करेंगे, पहले डेप्रीसिएशन निकालेंगे, डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, फिर डेप्रीसिएशन निकालेंगे, फिर डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, फिर डेप्रीसिएशन निकालेंगे।
फार्मूला आप लोगों को आता है कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर टी एंड सो ऑन, क्योंकि रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सम आओ, मैं पहुंच चुका हूं कहां पे, 359 पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे मालूम करनी है रिकवरेबल अमाउंट। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे रिवेल्ड अमाउंट ढूंढते हैं, अलहदा से कहीं पे जाएंगे, रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग बनाएंगे और पहले तो वैल्यू इन यूज की वर्किंग बनाएंगे। हमारे पास उसने कहा है, एक अच्छी सी प्यारी सी बात कही है कि जनाब ऑन 31 दिसंबर 21 क्या हुआ है, reducing balance method on 31 दिसंबर 21 the remaining life of the plant was estimated at 4 years। कब? 31 दिसंबर 21 पर। इसका मतलब है जब आपको एस्टीमेट चेंज करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड होता, क्या होता जी, स्ट्रेट लाइन मेथड होता और आपको रेट शेट की कोई नहीं कहानी दी होती और यहां पर यही कहानी दी होती कि 4 साल रिमेनिंग लाइफ है, कब? 31 दिसंबर 21 पर। तो 31 दिसंबर 20 पर कितनी होगी? 1 साल ज़्यादा, 5 साल। ठीक, फिर आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी चेंज इन एस्टीमेट की, वो 5 साल की बेसिस के ऊपर यहां पर कैलकुलेट करनी थी। WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 5 फिर आनी थी। और ये वाली कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं होनी थी, 570 तकसीम कोई ना कोई लाइफ दी होनी थी, उसके हिसाब से चलते चले आना था आपने और फिर आगे चलना था। या फिर अगर उसने कहा होता यहीं पर इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चेंज कही होती, बड़ा मुन्नी सी, कि यहां पर 31 दिसंबर 21 पे हमने सोचा है कि ज़रा मेथड ही चेंज कर देते हैं, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से किस पे ले जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पे ले जाते हैं, तो भी यहां पर पहुंच चुके होना था। यहां से ऑनवर्ड आपने स्ट्रेट लाइन पे जाना था और लाइफ फिर कौन सी लेनी थी, 5 साल, क्योंकि 31 दिसंबर 20 पर 5 साल होंगे, 31 दिसंबर 21 पे 4 साल हैं। डन। तो हल्की सी चेंज करने से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाना है, माइनर सी चेंज करने से। वो चेंज किया, मैं सिर्फ यहां पर एक और चीज सिर्फ क्वेश्चन में लिख दूं कि जनाब डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो गया। इस हिस्से को काटूं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन रेट। मैं कहूं ऑन 31 दिसंबर 21 द remaining life of the plant was estimated at 4 years and decided to change the method to straight line। इतनी सी कहानी चेंज करूं मैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। और लाइफ मुझे कौन सी लेनी होगी, 5 साल लेनी होगी, 4 साल नहीं लेनी होगी। 4 साल 31 दिसंबर 21 से ऑनवर्ड है, तो 31 दिसंबर 20 से ऑनवर्ड कितनी हुई, 5 साल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कहानी आती है रिकवरेबल अमाउंट की। मेरे पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज के साथ एक प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ दिया हुआ है, एनुअल, हर साल एक जैसी। मुझे अगले 4 साल के कैश फ्लोज नहीं दिए हुए, क्या दिया हुआ है मुझे, एनुअल इनफ्लोज, हर साल एक जैसे होते हैं। तो मैं फिर 4 साल की वर्किंग बनाऊंगा कि मेरे कैश फ्लोज कितने कितने हो रहे हैं, एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार है मैं एनुटी यूज कर दूं। एनुटी कैसे यूज करूं, 245 माइनस 167 कितने होते हैं जी, 245 माइनस 167 78 ऐसे कैश फ्लोज हैं जो चारों सालों में एक जैसे हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो मैं इसको यहां से उठा के 1 माइनस 1 पॉइंट रेट कितना लेना है जी, 12%। 12% 2021 में 12% है, 2022 में चेंज है, डिवाइड बाय 0.12, ये 78 के आ गए। और एक मुझे चीज़ लेनी है, और नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन करंट कंडीशन 142, ये चौथे साल के एंड पर होंगे। एक सिंगल कैश फ्लो, एक तरीकाकार है इतना सा। यहां से क्या चीज आ जाएगी, वैल्यू इन यूज, क्योंकि एनुअल कैश फ्लोज एक जैसे हैं। एनुटी यूज कर लेंगे,
दूसरा तरीकाकार है ये वाला कि हम इनफ्लोज लेंगे 4 सालों में, आउटफ्लोज लेंगे 4 सालों में सेम, और चौथे साल में डिस्पोजल का 142 आ जाएगा। अब ये 78, 78, 78, 78 और 220 आएगा। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 12% पर, तो मेरी 327 आ जाएगी वैल्यू। एक तरीकाकार है ये, और दूसरा तरीकाकार है ये। मेरा ख्याल है आपको 2-3 मिनट ले जाएगा तरीकाकार। और अगर आपको एन्युटी आती है, भूले नहीं हुए कि इक्वल इंटरवल पर एक जैसे कैश फ्लोज हैं, तो इससे भी आपका 327 का आंसर आ जाएगा। आप कम से कम याद कर लें, इक्वल कैश फ्लोज हैं, आप जल्दी कर सकते हैं काम। टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल यू कैन डू, विच फार्मूला यू कैन राइट। मैंने दोनों तरीक़ेकार बता दिए आपको, रिवाइज हो गए दोनों तरीक़ाकार। अब मेरे पास क्या चीज़ आ चुकी है, 327 आ गई हुई है। या मैं 327 लूँ, या मैं जो मुझे क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये ले लूँ। विच वन इज़ हायर? 327 इज़ हायर। तो मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखूँगा, क्या ये 327 मेरी कैरिंग अमाउंट 359 से कम है, ज़्यादा है? कम है तो मैं ले लूँगा क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। और अगर ज़्यादा है तो मैं कहूँगा भाई जी साइड पे हो जाओ, मैं कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लेना, कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं लेनी, मैंने इसी 359 को आगे लेके चलना है। ठीक है जी, बात में लग रही है? क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस कर रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन नहीं कर रहे कि लेना ज़रूरी है। सर वो -4 कैसे हुआ? कौन सा -4? चौथे साल में, 4 साल। बेटा जी जो डिस्पोजल वैल्यू आनी है वो कब आनी है? चौथे साल के एंड पर आनी है ना। क्या नहीं है? चौथे साल के एंड पर। इक्वली नहीं जा रही वो, हर साल इसकी डिस्पोज कर देना है, या 4 साल की लाइफ गुजारने के बाद आपको चौथे साल में जाके कैश फ्लो मिलना है। अगले दूसरे की जब फाइंड करेंगे तो फाइल कौन सी दूसरे की? अगला साल 2022 तो मैं 1 साल कटेगा कि बाद जाएगा? इंक्रीज नहीं है। पुत्र जी ਇੱਥੇ ना टाइमलाइन बना लेनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? 2021 पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रिमेनिंग है। 0, 1, 2, 3, 4। वो जो सर इंक्रीज आ रहा है, क्या? वो जो 5% इंक्रीज आ रहा है वो कौन सा 5% इंक्रीज? डेप्रिसिएशन का? तो वो तो ले लिया हुआ है अब, तो इस वक्त तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। कैश फ्लोज में तो कैश फ्लोज लेने होते हैं, नॉन कैश आइटम्स नहीं लेनी होती। क्या नहीं लेनी होती? नॉन कैश आइटम्स नहीं लेनी होती। हम तो नॉन कैश के अलावा कैश आइटम्स भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी एक्सक्लूड कर दिया। कोई आपकी बढ़ने की वजह से क्या नाम है, आपने रेनोवेशन करवाई है, आपने उसको एनहेंस करवाया है, उसकी वजह से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। करंट कंडीशन दे 2022 में इंक्रीज नहीं होगी लाइफ। यार पुत्र जी 2020 में 5 साल हैं, क्या हैं यहाँ पर? मैंने 2020 बोला था, 1 साल पीछे जाएंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन में बताया 4 साल लाइफ है रिमेनिंग। क्या हो गया है प्यारे बच्चे? रिमेनिंग लाइफ क्या बताइए? यहाँ पर 4 साल है। 1 साल पीछे जाओगे तो ये 5 साल होगी, 1 साल आगे जाओगे तो ये कितनी रह जाएगी? 3 साल कम होती जाएगी। 2022 पे जाओगे तो रिमेनिंग साल यहाँ पे 1, 2, 3 है। ठीक है, तो टाइमलाइन बना के समझ लो, कोई मसला नहीं। कैश फ्लो बहरहाल डिस्पोजल का आखिरी साल में ही होता है। आप चाहे वर्किंग इस तरीके से करें 4 साल की,
चाहे दूसरे तरीके से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू इन यूज़ हमने यहाँ पर मालूम की है। रिकवरेबल अमाउंट आ गई हमारी 327, यहाँ से हमें लॉस मिला कितना 31 का। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे रीवैल्यूएशन करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम का हिसाब किताब रखते हो ना, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल हो, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए इसका हिसाब किताब रखना शुरू कर दो। कॉलम बना के क्या करना शुरू करो, इसका हिसाब किताब बनाना शुरू कर दो कि अगर 327 ने डेप्रीशिएट होना है तो ये जो 31 है इसने भी क्या होना है, डेप्रीशिएशन करनी है इसकी भी, उसी रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर क्या हो रही है, ये 327 ने डेप्रीशिएट होना है। तो 327 की डेप्रीसिएशन की तो 20% लिया, ये 65 आंसर आया। 31 की डेप्रीसिएशन की तो 20% लिया तो क्या आंसर आया 6। मैं इधर नहीं जा रहा अभी, क्या आंसर आया 6। मेरी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 31 नंबर 22 पर नेट कैरिंग अमाउंट बिफोर एनी इंपेयरमेंट, ये 262 और 25 हो जाएगा। पुराना लॉस रिवर्स होने वाला 25 रह गया है, ये 6 रिवर्स हो गया है बाय इंक्रीज बाय डिक्रीज्ड डेप्रीसिएशन। ये पुराना लॉस रिवर्स हो गया बाय डिक्रीज डेप्रीसिएशन। पहले ज्यादा हो रही थी, 90 की डेप्रीसिएशन थी पिछले साल, था 20% ही रेट, 448 की वैल्यू पर 20% थी। यहां पर मेरी 31 की वैल्यू डाउन कर दी है एकदम से, तो मेरी डेप्रीसिएशन भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक तो कैरिंग अमाउंट मेरी 31 नंबर 21 की ये वाली आ गई, नेट रिकवरेबल अमाउंट। मैं क्या करूंगा, मैं अपने आंसर में टॉप पर जाऊंगा, जो सी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं कहूंगा कैरिंग अमाउंट 2021 327 कहां से लेकर आया हूं मैं, जे से, यहां पे लिख दूंगा जे, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। आंसर का आधा हिस्सा मुकम्मल हो गया। 2021 का काम मैंने मालूम कर लिया। ये मेरी WDV है, ये मेरी कैरिंग अमाउंट है, ये नहीं है, ये बिफोर इंपेयरमेंट है। आगे बढ़ा मैं, मेरे पास 262 आ चुके हैं, मेरे पास 25 आ चुका है। अब मैं देखूंगा मेरी दोबारा से रिकवरेबल अमाउंट क्या बनती है। मैं 2022 पे गया, सेम वर्किंग है। अब 2022 में 2022 के तो नहीं आने, फ्यूचर आना है 2023, 24 और 25। उसने कहा हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक मेरा कैश फ्लो 1263, एक आउटफ्लो 174 और एक आना है जनाब नेट सेल प्रोसीड एट द एंड 140। इन तीन को लेकर मैं काम करूंगा। इस पैटर्न पे भी कर सकते हैं। 263 माइनस 174 किया रहे तो क्या आता है जी, जी 81 माइनस 1.10। अब रेट 10% है, रेज टू पावर -3 3 साल आने हैं 0.10 प्लस। अब आपका 140 है रेजिडुअल वैल्यू, 140 जो आपको हासिल होनी है, 1.10 रेज टू पावर -3 3 साल बाद। एक तरीकाकार वैल्यू इन यूज मालूम करने का ये है। ये सिर्फ अप्लाई तब होता है जब आपके एक जैसे कैश फ्लोज हो, नहीं तो दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल होता है। तो 263 263 174 174 89 आ गया और आखिरी साल में 140 ऐड हुआ तो 229 आ गया। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और आपका 326.51 आंसर आ जाएगा, यानी 327 ही एक हिसाब से। अब यहां पर मैं क्या 327 लिख दूं, 262 पे खड़ा हुआ है, क्या है 262 पर खड़ा हुआ है एसेट। इसको
इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल बोलते हैं, और मैं लॉस रिवर्स कर इतना सकता हूं बस, ये जो बच गया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा तो एक हिसाब से रिवैल्यूएशन मॉडल हो जाएगा ना। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर मैंने चले जाना से ज्यादा पे, फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाना था, फिर भी किसके ऊपर नहीं जाना था, इसमें वैल्यू इन यूज ज्यादा थी शायद। मैंने पहले रिवैल्यूएशन करनी थी, फिर जाके इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी। रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी एट अ टाइम हो सकती है, दोनों चीजें, कि पहले रिवैल्यूएशन करो बाद में उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ जाए आपको। इज इट पॉसिबल कि पहले रिवैल्यूएशन हो और फिर फौरी तौर पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी करनी पड़ जाए? इट इज पॉसिबल, अभी डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा है। बहरहाल 287 तक आप कैसे जाएंगे? अगर मैं ये वाला कॉलम नहीं बना रहा तो आप कहेंगे मैं मैक्सिमम 25 रिवर्स कर सकता हूं, ये 25 इधर भी प्लस होगा, तो मेरी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 287 आ सकती है। आप पास ये 287 लिख देंगे। आप कहेंगे मेरी 327 क्या है, वैल्यू इन यूज है, 280 इसकी क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेकिन मैं मैक्सिमम 287 पर जा सकता हूं, जो कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। क्या है? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। आप यही काम दूसरी पास तरफ जा सकते हैं कि ये वाली वो चीज़ थी रीवैल्यूएशन से पहले की 359, आप शुरू से चलते 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 359 पे खड़े हैं, और आगे एक साल की डेप्रिसिएशन ही आप करते तो आपने 359 के ऊपर 0.20 लेनी थी डेप्रिसिएशन, आपकी 72 आनी थी और आप 287 पर आपने खड़े होना था। ये दूसरा तरीकाकार है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकालने का। तो आपकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जा सकती यहां पर लिखने के लिए, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट सिर्फ होनी थी 25 की। क्या होनी थी? सिर्फ 25 की रिवर्सल होनी थी। ध्यान हो गया? तो अल्टरनेट वर्किंग्स भी मौजूद हैं, करना चाहें तो दूसरे अंदाज में कर लें, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप दूसरी स्टाइल के अंदर वर्किंग करें। उस स्टाइल के अंदर ज़रा सोचना ज़्यादा पड़ना है आपको। अब 20 करना। एक मिनट पानी पी लें, फिर आगे करवाता हूँ। हाँ, मैं भी सुन हो गया हूँ। PRC के मेन बैच शुरू हो गए। कल कितने बजे आपकी क्लास आपकी? बाकी बातें बाद में पूछते होते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं पूछते होते बेटा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। मैंने एक बात कही थी, क्या इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन एट अ सेम टाइम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक, यहां पर हमें बताया हुआ है उसने। कहता है अगर डिस्पोजल कॉस्ट आर नेग्लिजिबल हो, मींस रीवैल्यूएशन में और इसमें फर्क क्या आता है? रीवैल्यूएशन आपकी फेयर वैल्यू होती है। क्या होती है जी? फेयर वैल्यू। और वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का आप लेते हैं इन दोनों में से हायर। ठीक, तो अगर फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डिफरेंस लिया जाए तो क्या होगा? मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? हर दफा जब भी रिवैल्यू करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से। मेरी फेयर वैल्यू 100 आई है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2 रुपया है। क्या है? मेरी फेयर वैल्यू क्या आई है? 200, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जिसको मैंने इस्तेमाल करना है इंपेयरमेंट लॉस के लिए, फेयर वैल्यू 200 ही ले ली, कॉस्ट टू सेल है
क्या नाम है 2, भेजने का खर्चा 2, मीन्स मैंने 198 पे पहुंच जाना है और हम एज्यूम करते हैं वैल्यू इन यूज़ कम है, फिर क्या हो, फिर यही हाजिर खिदमत होगी ना 198। अगर वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होगी तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है ना, फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है कि जी इंपेयरमेंट तो हो ही नहीं सकती है, कैरिंग अमाउंट ये आ जाएगी, वो कहानी ऊपर चली जाएगी। हम एज्यूम करेंगे कि वैल्यू इन यूज़ क्या है, कम है, तो तब ये वाली चीज़ ट्रिगर हो सकती है कि फेयर वैल्यू 200 ही है, उसमें से कॉस्ट टू सेल निकाला। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये बातें सारी स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं। कहता है इफ डिस्पोजल कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, क्या जी, इफ डिस्पोजल कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, फिर क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द रीवैल्यूड एसेट इज नेसेसरीली क्लोज टू और ग्रेटर देन इट्स रीवैल्यूड अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट या तो ज्यादा होगी वैल्यू इन यूज की वजह से, ग्रेटर होगी वैल्यू इन यूज की वजह से, क्लोजर होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से। In this case, after the revaluation requirement have been applied, it is unlikely that the revalued asset is impaired and recoverable amount need not be estimated. कहता है कि अगर आपकी डिस्पोजल कॉस्ट ना नेग्लिजिबल सी है, थोड़ी सी है, तो यार आपकी मेहरबानी होगी ये इन चक्करों में ना पड़े। ये जब भी राइट साइड पे चक्कर किया ना 2 की, तो ये चक्कर में ना पड़े आप, फिर बस चुप करके रिवैल्यूड अमाउंट ही आप रखें। ऑन अदर हैंड, अगर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, $200 और 200 में से अगर हम कहें कि जनाब ये 40 है, अब ये नेग्लिजिबल नहीं है, ये 160 पे जाके हिट करती है। अब सिचुएशन क्या होगी, इफ डिस्पोजल कास्ट आर नॉट नेग्लिजिबल, ये फर्स्ट टाइम एडिड है पैरास, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम एडिड है पैरास ये वाले, पहले ऐसी कहानी नहीं पूछी जाती थी, ना ही पैरा एडिड थे, ना ही पूछी जाती थी। अब सोचें पैरा एडिड हो गए हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो पूछी जाएगी ना, फिर तो एग्जामिनर ने कह दिया ना कि भाई रुको जरा, सब्र करो, ये पढ़ो। रिवर्सल जो भी हमने क्वेश्चन किया है, किस लेवल के ऊपर टेस्ट किया उसने, अच्छे खासे अच्छे लेवल के ऊपर टेस्ट किया, सही टिका के अच्छा क्वेश्चन दिया। तो अब ये जो चीजें आ गई हैं, ये थ्योरेटिकली लिखने के लिए भी दे सकता है और मैथमेटिकली भी दे सकता है, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, ये मैथमेटिकली समझा रहा हूं आपको, थ्योरेटिकली लिखने के लिए दे देगा तो बिल्कुल दे सकता है। कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड इज नेसेसरीली लेस देन द फेयर वैल्यू, ये कम होगी फेयर वैल्यू से, जैसे ही हमने अज्यूम किया फेयर वैल्यू से ये चीज क्या है, कम है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू से कम होगी। Therefore, the revalued asset will be impaired if the value in use is less than its revalued amount. अगर यहाँ पर मुकाबले के ऊपर वैल्यू इन यूज ली जाए, अगर तो ये 180 पर है तो क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस 20 का चार्ज करोगे, क्या करोगे, इन दोनों में से हायर लेना है ना, 180 जीत जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस 20 का आ जाएगा। भाईजान कदरदान मेहरबान, चलें जी ऑन करें जी। हाँ, तो बात हो रही थी कि डिस्पोजल कॉस्ट कम भी हो सकती है और बड़ी ढेर सारी भी हो सकती है। तो अगर रीवैल्यूएशन हुई है, रीवैल्यूएशन मॉडल की कहानी है सिर्फ
कौन सी कहानी है? सिर्फ सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल की कहानी है कि अगर तो आपकी फेयर वैल्यू क्या है 200, कॉस्ट टू सेल है बहुत थोड़ी सी, मींस 190 के एट के ऊपर आप गिर गए हैं, तो अब ये यार आपकी मेहरबानी, ऐसी चक्करों में ना पड़ो कि थोड़े थोड़े से पैसों के पीछे जो है ये लिए करते फिरो कि मैंने इंपेयरमेंट लगानी है यहाँ पे ना, ऐसा ना करो। यहाँ पे इंपेयरमेंट टेस्ट ही ना लगाओ, कहानी खत्म। अगर अगली सिचुएशन, अगर आपकी डिस्पोजल कॉस्ट बहुत हैवी है, इसका मतलब आपकी वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बहुत ज्यादा गिर जानी है एज कंपेयर टू योर फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू आपने लगवा ली है, फेयर वैल्यू उसकी 200 की है, लेकिन स्टिल वैल्यू इन यूज भी कम है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी कम जा रही है, तो अब आपकी क्या होगी? इंपेयरमेंट लॉस आप निकालोगे क्योंकि हायर जीता है 180। सेम सिचुएशन, अगर 200 है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 160 ही आ गई, आपकी वैल्यू इन यूज अगर 210 के ऊपर चली जाती है तो अब आप 210 जीत गए, अब कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। सारी कहानी किसके ऊपर चली गई है? वैल्यू इन यूज के ऊपर चली गई, क्योंकि दोबारा से रिवैल्यूएशन करने के बाद दोबारा से आपको क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। वजह डिस्पोजल कॉस्ट बहुत आई है आपकी, अ वेरी हाई डिस्पोजल कॉस्ट, जिसकी वजह से आपकी सारी वैल्यू क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट गिर जाती है। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू एज इट इज पड़ी हुई है ना, मालूम की है उन्होंने, और डिस्पोजल कॉस्ट के अंदर आपने वो भी लेस भी करनी है, सारे खर्चे माइनस करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड। आपने आइडेंटिफाई करना है कोई एसेट है, मे बी इम्पेयर तो नहीं है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं, इंटेंजिबल नॉट येट। तो ये पैराग्राफ 9, 10 और 12 हैं, जस्ट आप पढ़ लें। इंडिकेटर्स हैं पैरा 12 के अंदर, हमने देख लिए, इंडिकेटर्स पैरा 12 में आएंगे। और डेप्रीसिएशन पैराग्राफ 63 एंड 121 के अंदर दी हुई है। तो ये हल्का हल्का सा आपको क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड को सामने रख के एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, बुक के साथ रख के। बुक्स मेरी बुक रख लें या आईकेएफ की बुक रख लें काइंडली, मैंने सारा का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर आईकेएफ की बुक डाउनलोड करें, सामने रखें, साथ साथ स्टैंडर्ड को कंपेयर करते जाएं। जो से पैरा एट मिनिमम उसने दिए हुए हैं, उन पैरास को एट मिनिमम हाईलाइट करें। 100% पैरास डिस्कस क्लास में भी पॉसिबल नहीं है और यहां पर भी पॉसिबल नहीं है 100% पैरास, लेकिन मैं मेजरली कोशिश यही है कि मेरी मेजरली पैरास क्या हो? डिस्कस्ड हो, एटलीस्ट क्लास में डिस्कस्ड हो। ये वाले पैरा 1-2 पैरास नहीं डिस्कस हुए थे, क्योंकि एक चीज़ 100% पॉसिबिलिटी में नहीं है कि 100% मैं एक पैरा को उठा के क्या करूं। स्टिल मैंने देखा कि ये वाला पैरा मैंने डिस्कस रूटीन क्लास में नहीं किया हुआ, तो मेरे स्टूडेंट के पास ये वाली क्लास भी जानी है, दैट इज इंक्लूडेड इन द होल सिलेबस जो मैंने पढ़ा रहा हूं। तो जब ये चीज़ शामिल है, मैंने देखा यार ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, आई शुड डिस्कस इट एंड आई हैव डिस्कस्ड इट राइट ओवर हियर। अच्छा जी, ये यहां पर दिए हुए हैं जनाब, ये डिस्कशन है, सामने सामने लिखी हुई है, आइडेंटिफाइंग एन एसेट, हेडिंग लिखी हुई है, दैट मे बी इम्पेयर्ड। ये जनाब ये दिया हुआ है, पहले किसी ज़माने में ये सिर्फ FAR2 में था, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, आपने देखनी है। पैराग्राफ नंबर 9 इंडिकेशन होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। हमें टेस्ट फॉर इंटेंजिबल करना है, इंडेफिनिट लाइफ पर, और गुडविल को टेस्ट करना है। 12 में इंडिकेटर्स, यहाँ पर वो वाले पैरास किधर हैं?
कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पैराज दिए हुए हैं जी। 5 नंबर पैरा, डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है तो क्या करना है, अनलाइकली कि ये इम्पेयर होगा, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट नॉट नेग्लिजिबल है तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। इम्पेयर इफ वैल्यू इन यूज इज लेस देन इट्स रिवैल्यूड अमाउंट, हमने डिस्कस कर लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है यहाँ पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या कुछ आना है, पैराग्राफ नंबर 28 बताता है। कहता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में चीज आनी है ऐसी चीज जो आपने पहले से लायबिलिटी के तौर पर नहीं लिखी हुई। मसलन आगे आर डिडक्टेड इन मेजरिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसमें आप डिडक्ट करेंगे। एग्जांपल्स कौन कौन सी है, कॉस्ट आर लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट आप लेस करेंगे, स्टैंप ड्यूटी लेस करेंगे, सिमिलर ट्रांजैक्शन टैक्सेस लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट लेस करेंगे अगर लायबिलिटी के तौर पर पहले से नहीं लिखा हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट तब होगी अगर वो लायबिलिटी के तौर पर नहीं लिखी हुई, मींस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनी हुई। जब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है तो हम एंट्री पास करते हैं एसेट डेबिट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट। तो अगर वो डिसमेंटलिंग लायबिलिटी लिखी गई हुई है, एसेट डेबिट और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट हो चुकी हुई है, कॉस्ट का पार्ट बन गई हुई है, फिर आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में शामिल नहीं करेंगे अदर देन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। और अगर ये वाली काम रह गया हुआ है, नहीं हो सका, नहीं पता था उस वक्त, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया, फिर इसे डिस्पोजल कॉस्ट का पार्ट बना दोगे डिसमेंटलिंग को। एंड डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ब्रिंग द एसेट इनटू कंडीशन फॉर इट्स सेल। इसके अलावा कहता है, ये क्या चीज लिखी है जी, कहता है जी टर्मिनेशन बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ये भी नहीं लेने। एम्प्लॉयज निकालने हैं आपने, प्लांट बंद किया है तो टर्मिनेशन बेनिफिट दिए हैं, वो भी नहीं लेने आपने लीगल कॉस्ट के तौर पर, तो वो क्या नाम है, डिस्पोजल कॉस्ट के तौर पर, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल नहीं है। ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड है, इस तरह के आप इंक्रीमेंटल बेनिफिट दे रहे हैं, ये नहीं लेने आपने। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमने अभी भी की है। रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज में कौन कौन सी चीज़ ली जाएगी। वो जो पहले क्वेश्चन कराया प्लीज वाला, वो कौन सा तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट कराया, स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, वॉल्यूम 1 में नहीं है। हाँ, उस वक्त नहीं ऐड किया हुआ था। वॉल्यूम 2 के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, सिर्फ वॉल्यूम 2 से रिलेटेड, तो वॉल्यूम 1 से रिलेटेड ये डिस्कस हो रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, स्प्रिंग 23 की डिस्कस हो रही है, इन फाइल्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक कॉस्ट डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है IS 16 का, और एक चेंज IS 16 से रिलेटेड चेंज, IS 16 से रिलेटेड चेंज भी इसमें मैंने डिस्कस की हुई है। ये कोई पास पेपर है, उसकी अमेंडमेंट है। ठीक, एक चेंज, ट्रेड डिस्काउंट, ये लेस होगा, एसेट की कॉस्ट से लेस होगा, ये तो हमें पता ही है, ये तो पहले से ही होता है। इसमें क्या चेंज आ रहा है, सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस होगा। क्या होना है जी, सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस होना है। सेल हो तो डिस्काउंट अलाउड, सेटलमेंट डिस्काउंट सेल्स में से लेस होगा।
परचेजेस हो तो सेटलमेंट डिस्काउंट परचेजेस में से नेट ऑफ होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बाइंग हो तो सेटलमेंट डिस्काउंट मिल रहा हो, कैश डिस्काउंट हो, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से लेस होगा। लाइक विद लाइक। डिस्काउंट रसीव, यस। सेल में डिस्काउंट लाउड, परचेज में डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पीपी हम परचेज कर रहे हैं, उसमें जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। कहां पे हिट करना है? इनकम में नहीं लेके जाना। कहां पे? पीपी को क्रेडिट करना है। ठीक है जी। ये पहले से एज सच कोई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चीज नहीं थी, नई बुक के अंदर ये वाला काम किया गया है। इसके ऊपर जो स्प्रिंग 23 है उसके लिए एक वो दिया गया था, बस एडेंडम वगैरह दिया गया था बुक का, और बस हाईलाइट किया गया था एग्जामिनेशन फोकस पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन की तरफ से आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? ये 16 से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अब 36 थोड़ा सा हटके 36 पे आता हूं वापस। सेटलमेंट डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर जो होगा वो क्या होगा? ये लेस करेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन में से, ये लेस हो जाएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट, तो ये चीज लेस हो जानी है। इंपॉर्टेंट है, चेंज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। चेंज क्या है जी? हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सेटलमेंट डिस्काउंट लेस होना है। अगली चीज, अगली इंपॉर्टेंट बात जो चेंज है, हमारे पास एक था सैंपल। अगर हम बेचते थे, क्या करते थे जी? सैंपल बेचते थे इनिशियल प्रोडक्शन रन के तौर पर। तो सैंपल जो बेचते थे और जो उनका खर्चा होता था, तो अक्सर खर्चा हमारा ज्यादा होता था, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते थे। अब नहीं बनाना। अगर लिखा हो कि हमने क्या किया है, टेस्ट रन चलाया है उसको चेक करने के लिए, जस्ट टेस्ट रन। टेस्ट रन क्या होगा? भाई मशीन चलाई है, सही चल रही है कि नहीं चल रही, ये होगा टेस्ट रन। ठीक, इसके ऊपर कोई ना कोई थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है हल्का सा मटेरियल डाल के चेक किया हो कि भाई सही चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जो टेस्ट रन होता है, सैंपल प्रोड्यूस किए आपने, वो जरा अच्छा खासा ज्यादा होगा। वो सैंपल का प्रोड्यूस करना और उसकी फिर सेल करना, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। एज पर प्रीवियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती थी। एसेट की कॉस्ट का क्या बनती होती थी? पार्ट बनती होती थी। एग्जामिनर ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन चेंज किए, मेनू भी करने पड़े, बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस चीज के ऊपर। छोटी सी चीजें चेंज वो एग्जामिनर ने किया, तो लग पता गया यहां पे भी। अच्छा जी, यहां पर कहां पर आ रही है जी? द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल एट एंड ऑफ एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज दिस। एक ये पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू का, एक ये on 1st January test run was started and successfully completed on this at a cost of this. The sale proceed of test run is this. जब ये सेल प्रोसीड लिखा होगा तो इसका मतलब है जो रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी उसी से रिलेट कर रहा है, तो दोनों को किधर ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर सेल प्रोसीड ना लिखा होता, जस्ट टेस्ट रन की कहानी होती, तो फिर किधर ले जाना था? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना था। यहां पे टेस्ट रन की कहानी आएगी और वो कहेगा ये बिक रहा है, तो उसका खर्चा और उसका बेनिफिट दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे एज पर स्टैंडर्ड पैरा 20A ऑफ IS 16। तो ये एक ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट है, नेट ऑफ सेल प्रोसीज प्रोटोटाइप, इस वजह से ये यहां पर नहीं आएगा। अच्छा जी, यहां पर बात करते हैं एक छोटी सी और। यहां पर में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दी हुई है। IS 36 में वापस आते हैं। क्या दी हुई है जी? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दी हुई है।
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनेशन बेनिफिट ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ, लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी मौजूद है, ऊपर भी शामिल हो चुकी हुई है, ऐसा ऐसा करके बढ़ती जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट करते रहेंगे। ये आपके लेवल पर उतरा नहीं, हाँ टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़ी सी हल्की सी समझाने के लिए बात की है। हमने यही वाली बात कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी की थी, समझाने के लिए, वहाँ की बात को डील करने के लिए। तो ये वाली चीज़ चूँकि यहाँ पर आ गई हुई है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया हुआ है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, गेट आउट बोल देंगे, भाई तू नहीं लेना, तुझे नहीं लेना। मैंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शायद आएगी, बिल्कुल आएगी। टर्मिनेशन बेनिफिट ना नहीं लेने, लीगल कॉस्ट ले लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी ले लेंगे। ऊपर ना दिया होता, ये चीज ना दी होती यहां पर डिसमेंटलिंग की, तो फिर डिस्पोजल कॉस्ट में इसको भी शामिल कर देना। अब ऊपर शामिल है, एज अ लायबिलिटी शामिल है, नीचे शामिल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में नहीं करेंगे। अ वेरी शॉर्ट पॉइंट, कहां से स्टैंडर्ड की जब हमने वर्डिंग पढ़ी वहां पर लिखा हुआ है, समझा मैंने दिया आपको। तो ये आपके लिए कमेंट भी मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ कहीं पे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ, सो वी इग्नोर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। अगर ये इंक्लूड ना होता तो हमने शामिल करना था। लें जी, आइए 36 की बातें जो मोटी मोटी सी थी और स्टैंडर्ड की कुछ बातें जो मोटी मोटी सी थी वो मैंने डिस्कस कर दी। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करे, आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला फल देगा इंशाअल्लाह। नहीं जी, IS 36 क्लोज।